जैक कॉनरॉय से मिले, एक युवक जो सैन फ्रांसिस्को से आया है और अलास्का में हाल ही में पहुंचा है। यह 1896 है और सोने की खोज जोरों पर है। अपने बैग रखते ही उसे एक साथी खोजी द्वारा संपर्क किया जाता है जो किसी प्रकार के सहयोग की तलाश में है। उसका नाम ब्यूटी है। विश्वास करें या नहीं, वह गर्व से जैक को कुत्ता दिखाता है जिसे वह प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। यहाँ कुत्तों की लड़ाइयाँ बहुत लाभदायक हैं। ब्यूटी जैक को अपने दो दोस्तों ल्यूक और टिंकर से मिलवाता है। वे तीनों सोने की खोज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। जैक को एक आदमी नामित एलेक्स लार्सन को खोजना है। वे उससे यह दिखाने का नाटक करते हैं कि वे इस आदमी को जानते हैं, लेकिन जैक उन्हें आसानी से पहचान लेता है। वह इस तिकड़ी पर संदेह करना शुरू करता है। वे उसकी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक नजर आते हैं, इसीलिए वह उन्हें हट जाने के लिए कहता है, लेकिन यह थोड़ा विलंब में है। गिरोह उसकी नजर से बाहर जाते ही जैक को यह एहसास होता है कि वह पहले ही चोरी का शिकार हो चुका है। वह इसकी शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जाता है। वह क्या उम्मीद कर सकता था इस जगह से? ये लोग वास्तव में सोने के गड्ढे खोदने वाले हैं। एलेक्स लार्सन को खोजने के लिए जैक को गोल्डन स्टेयरकेस चढ़ना होगा, जो एक बहुत ऊंची चढ़ाई का चढ़ाने वाला उपनाम है जो लगभग 1 मील लंबा है। एक एक कर ही चलना संभव है, जिसका मतलब है कि यदि आप रुकते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैक एक ऐसे कैंप पर पहुंचता है जो डॉग की तरह भीड़भाड़ वाला है। हर कोई भारी सामान और अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं लेकर चल रहा है, लेकिन कम से कम किसी ने उसे सही दिशा दिखाने में मदद की और वह अंततः एलेक्स लार्सन से मिलता है। जैक ये सुनिश्चित करता है कि उसने एक पत्र भेजा था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एलेक्स जवाब देता है कि सभी जानते हैं कि वह पढ़ नहीं सकता। इन दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए लड़का थोड़ा और समझाने लगता है। उसका पिता स्कॉट कॉनरॉय था और उसने जैक को यहाँ से एक पत्र भेजा था। पत्र पर सोने की धूल बिखरी हुई थी, जो उसकी सफलता को साबित करती थी। इसमें विस्तृत मानचित्र भी थे। जैक बताता है कि उसे उस स्थान तक पहुंचने में मदद चाहिए। वह एलेक्स को बताता है कि वह मार्गदर्शन के बदले में उसके साथ सोने को बांट सकता है। एलेक्स लड़के को ठंडे तरीके से खारिज करता है। वह कहता है कि यहाँ हर किसी के पास घर लिखने के लिए कुछ सोने की धूल है। उसे पता था कि स्कॉट कॉनरॉय ने किसी ठोस चीज की खुदाई नहीं की थी। जैक बेहतर तरीके से सैन फ्रांसिस्को में एक नियमित नौकरी कर सकता है। जब वह लड़के से बात कर रहा होता है, तभी एलेक्स किसी प्रकार के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी कर रहा है। ताबूत में एक आदमी था जिसका नाम डच था। वह इस समूह में तीसरा मोशर था। अब केवल एलेक्स और उसका पुराना दोस्त स्कंकर ही बचे हैं। सौभाग्य से स्कंकर जीवन के प्रति एलेक्स की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। वह जैक के प्रति भी बहुत गर्मजोशी से पेश आता है और स्कॉट के बारे में अपनी यादों को साझा करने में खुश होता है। उन्हें समय समय पर रुकना पड़ता है ताकि वे अपने कार्यों को बदल सकें और थकावट से बच सकें, और इसका उपयोग जैक को परिदृश्य की प्रशंसा करने का अवसर मिल जाता है। यह स्थान अद्भुत है, लेकिन खतराएं अनेक हैं। जैक को देखकर आतंकित होता है कि एक भेड़ियों का झुंड चुपके से टिकड़ी का पीछा कर रहा है। एलेक्स के पास एक शॉटगन है और वह उनका पीछा भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। रात में खोजकर्ता एक उपयुक्त स्थान पर कैंप लगाते हैं। एलेक्स नए व्यक्ति के साथ अपनी धैर्य खोने के कगार पर है तो आग में एक छोटा सा हादसा होता है। जब उसे बताया गया था कि बहुत करीब खड़ा न हो, स्कंकर हंसकर इसे बुझा देता है, लेकिन एलेक्स इसे एक सिखाने के मौके के रूप में देखता है। वह जैक का सामान जमीन पर फेंक देता है। यहाँ उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसका कुत्तों को कोई लाभ नहीं है। अब से उसे वहीं लेकर चलना होगा जो वह रखना चाहता है। स्कंकर दोनों को बताता है कि कम से कम तब तक बेकार की बातें न करें जब तक वह कुत्तों को खाना खिला न दें, लेकिन फिर वह खुद ही बढ़ जाते हैं। उसके पास 7 कुत्तों के लिए 7 मछलियां थीं, लेकिन उनमें से एक अभी भी भूखा है। एक भेड़ या पैक में घुस आया होगा और उसे खाद्यान्न मिल गया होगा। भेड़ियों के बारे में कोई भी चर्चा जैक का ध्यान तुरंत आकर्षित करती है, लेकिन एलेक्स स्पष्ट करता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त पागल है। सिवाय इसके वह पूरी तरह से सही है। उनमें से एक मादा कुत्ता थी और वह अब अपने पिल्ले को मछली खिला रही है, जो पुरुषों से दूर नहीं है। सुबह में वे यात्रा फिर से शुरू करते हैं।
उनके रास्ते में एक धोखेबाज ढलान है और जैक की अनुभवहीनता उन्हें समस्या में डाल देती है। उसे मदद करने की कोशिश करते हुए एलेक्स भी फंस जाता है। अब स्कंकर को उन्हें बचाने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन वह वास्तव में इसे और अधिक खराब कर देता है। उसकी रस्सी टूट जाती है और स्लेट पहाड़ी से गिर जाता है। अब उनका सामान एक जमी हुई झील पर बिखर जाता है और यहाँ तक कि डच भी। जैक साहसिकता से उठता है और चमकता है। वह अपने सामान को लाने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ता है, स्कंकर की सलाह के प्रति डेफ। ये बहुत देर नहीं है कि बर्फ टूट जाती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। एलेक्स उसे झील से बाहर खींचने के लिए जल्दी करता है, इससे पहले कि गरीब लड़का एक पॉप्सिकल में बदल जाए। फिर स्कंकर जैक की एक किताब का उपयोग करके आग जलाता है और उसे गर्म रखता है। जैक के ठीक होने और डच के सामान लाने के बीच वह तारीख रात में खो जाती है। पुरुष क्षति का आकलन करने लगते हैं, यह रियलाइजिंग करते हुए कि बहुत कम गोला बारूद बचा है। तभी उन्हें एक रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे सुनाई में बहुत करीब है, और जैक उसी मादा भेड़िए को देखता है। स्कंकर कहता है कि वह आधी कुत्ता है और भेड़िए ऐसे ही काम करते हैं। वे आधे भेड़िए को भेजते हैं ताकि वह एक कुत्ते को लुभा सके। जब वह प्रक्रिया की व्याख्या कर रहा है तो उसका प्रिय कुत्ता उठता है और इसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। स्कंकर इसे देखकर निराश होता है और शॉटगन उठाता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने कुत्ते को बचाने के लिए इतना अडिग है कि वह रात में उनके पीछे जाता है। जब वे उसके चारों ओर अन्य भेड़ों को देखते हैं तो यह पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें दृश्य से बचा लिया जाता है, लेकिन भयानक चीखों से नहीं। एलेक्स कहता है कि अब वे कुछ नहीं कर सकते, स्कंकर चला गया है। इसलिए वे कुत्तों को निकटतम एकत्र करते हैं और दिन के प्रकाश तक एक साथ रहते हैं, लेकिन सुबह आने पर भी वे सुरक्षित नहीं हैं। भेड़िए सिर्फ आग बुझाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उन पर हमला कर सकें। अचानक कुछ बंदूकें चलती हैं, उस मादा भेड़िए को चोट लगती है और बाकी सब भाग जाते हैं। एलेक्स और जैक को दूसरे खोजकर्ताओं की टीम द्वारा बचा लिया जाता है। इसी बीच उस मादा भेड़िए को बुरी तरह चोट लग जाती है। अब वह अपने पिल्ले के पास लौटने में कामयाब होती है, जो लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। फिर पैक बस छोटे बच्चे को अपने आप फैन करने के लिए छोड़ देता है। वह सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश करता है, जबकि डरावने इंसानों से बचने की कोशिश करता है। संयोग से जैक उसी जगह पानी की तलाश कर रहा है जहां वह बच्चा भेड़िया है। क्योंकि पिल्ला भी आधा कुत्ता है, वह इतना बेकार है कि कुछ भी पकड़ने में असमर्थ है और एक संदिग्ध रूप से आसान शिकार पर भरोसा करता है, जो बस लटक रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से यह एक जाल साबित होता है। इस बीच जैक इस प्रकार की हलचल से थक जाता है। वह एलेक्स से सवाल करता है कि वह डच को कहां दफनाने की योजना बना रहा है, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। जैक एक बार में जाता है जहां एक जीवंत भीड़ पहले से ही सभी काल्पनिक सोने को खर्च कर रही है, और वह एलेक्स को भी वहां देखता है। वह एक प्यारी महिला बेलिंडा से बात कर रहा है, जो उसे बहुत दोस्ताना तरीके से पसंद करती है। थर्ड व्हील के विचार से अपरिचित जैक एक हाय कहने के लिए आता है। बेलिंडा एस्कोट के बेटे से मिलकर खुश होती है। वह उसे बताती है कि वह वास्तव में बार की मालिक है और यहाँ तक कि उसे एक पेय पेश करती है, लेकिन एलेक्स इसे छोटा करता है। वह जैक से पूछता है कि क्या उसके पास अभी खुदाई करने के लिए कोई सोना नहीं है। जैक इशारा समझ जाता है और बार छोड़ देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सागा खत्म हो गई है। कुछ दिनों बाद वह फिर से बेलिंडा से टकराता है। वह उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है और वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। एलेक्स भी वहां है और वह उसकी वापसी देखकर बहुत खुश नहीं है। वह जैक से कहता है कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन लड़का बेहद जिद्दी है। सच्चाई यह है कि वह एक नए मशर को नहीं ढूंढना चाहता। वह एलेक्स को पसंद करता है और चाहता है कि वह आगे उसका मार्गदर्शन करे। एलेक्स देख सकता है कि यह लड़का तब तक नहीं चुप होगा जब तक वह सहमत नहीं हो जाता, इसलिए वह करता है। जैक उस रात उन्हें अकेला छोड़कर एहसान लौटाता है, लेकिन बेलिंडा की किताबों के संग्रह में से एक को उधार ले रहा है। आशा करते हैं कि यह अगली बार जलने वाली लकड़ी में नहीं बदलेगा। लकड़ी की बात करते हुए जैक अब एक नाव बना रहा है। वह यह देखकर खुश है कि एलेक्स सुधार कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वह वादे का सम्मान करेगा।
लेकिन वह स्पष्ट करता है कि वे साझेदार नहीं हैं। वह सिर्फ उसे स्कॉट के भूमि दावे तक ले जाने वाला है, जैसा कि पहले सहमति दी गई थी। हफ्ते गुजरते हैं और सफेद दांत पूरी तरह से बढ़ जाता है। अब इस बड़े लड़के के लिए मछली पकड़ना कोई समस्या नहीं है। वह अकेला प्रगति नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से जैक ने नाव पूरी कर ली है और नई टोप के साथ जश्न मनाता है। एलेक्स बेलिंडा से अलविदा कहता है और लड़का कहता है कि वह देखेगा यदि वे चूमा तो। वह उस वादे को निभाने में जीरो प्रयास करता है, इसलिए एलेक्स अपने निरंतर साथी के साथ बाहर निकल जाता है। उनका पहला पड़ाव एक हाथ जनजाति बस्ती है। एलेक्स कहता है कि वह उनके प्रमुख को जानता है और वे रात के लिए कुछ आराम कर सकते हैं, और यह पता चलता है कि प्रमुख कोई और नहीं बल्कि ग्रे बीवर है, जिसका मतलब है कि जैक को फिर से सफेद दांत देखने को मिलता है। वे वास्तव में एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन उनका संबंध फिर भी वहां है। जैक भेड़िए को पेट देने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे बीवर उसे रोकता है। वह कहता है कि कुत्ते काम के औजार हैं। अगर आप उन्हें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करेंगे तो वे आपकी नहीं मानेंगे। जैक को यह आदमी तुरंत नापसंद आता है। सुबह कुछ लड़कियां जैक से मिलते समय हंसने लगती हैं। जनजाति के लड़के उतने खुश नहीं हैं, लेकिन वास्तव में चिंता की कोई बात नहीं है। वास्तव में जैक की सारी नजरें अब सफेद दांत पर हैं, इतना कि वह एक विशाल भालू को तभी नोटिस करता है जब वह वास्तव में उस पर हमला करता है। जैक भागता है और छिपने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन वह भालू उसे पाने के लिए दृढ़ है। लेकिन अब जैक के पास जानवरों की दुनिया में एक सहयोगी है। दोनों जानवर एक दूसरे पर गरजने लगते हैं, जबकि लड़का सब कुछ देख रहा है। अंततः भालू लड़ाई से हार मानता है और मुड़ जाता है। उसने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। जनजाति को छोड़ने से पहले जैक अपने उद्धारकर्ता को एक इलाज पेश करता है और शपथ लेता है कि वह उसे नहीं भूलेगा। आखिरकार जैक अपने पिता की भूमि पर 1 साल बाद पहुंचता है, जब वह अलास्का आया था। एलेक्स कहता है कि स्कॉट वहां दफनाना चाहते थे। कुछ पुरानी तस्वीरों के माध्यम से जाने के बाद जैक अपने परिवार के बारे में बात करता है। उसका पिता बहुत लंबे समय से दूर था, यहाँ तक कि उसकी मां ने कहा कि यह उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए था। जैक को अपने पिताजी का घर होना ही था, और फिर उसकी मां बीमार हुई और उसने उसे भी खो दिया। अब जब जैक को सुरक्षित रूप से उसके गंतव्य में पहुंचा दिया गया है, एलेक्स जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं। एक बार फिर जैक उसे थोड़ी और देर ठहरने के लिए, पहली बार चिंतित, लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। एलेक्स और जैक खौफनाक लड़ाई का अंत देखने के लिए पहुंचते हैं। जैक तुरंत अपने दांतों वाले दोस्त को पहचानता है और वह हार रहा है। ब्यूटी लड़ाई को रोकने से इनकार करता है, एक अंतिम क्षण की वसूली की उम्मीद में जो परिणामों को पलट सकती है। जब वह भेड़िए पर वार करने के लिए कदम बढ़ाता है, जैक हस्तक्षेप करने में मदद नहीं कर सकता। तभी पुलिस आती है। ब्यूटी को कोई विरोध करने का मौका नहीं देती। जैसे ही सभी भागने लगते हैं, जैक भेड़िए को बेलिंडा के पास ले जाता है और वे उसकी चोटों का इलाज करते हैं। अगले दिन एलेक्स उसे उनके घर ले जाने में मदद करता है। उसे स्वस्थ करने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी ब्यूटी द्वारा प्रशिक्षित व्यवहारात्मक नुकसान को ठीक करने में। अब जैक को उसे फिर से दोस्त बनाना सिखाना है, और हम जानते हैं कि जैक कभी हार नहीं मानता, यहाँ तक कि काटने के बाद भी। बहुत प्यार और अधिक कच्चे मांस के साथ वह धीरे धीरे उस बंधन को फिर से बनाता है जो उन्होंने कभी साझा किया था। कुछ समय बाद उनकी खान में एक दुर्घटना होती है और जैक फंस जाता है। एलेक्स उसकी मदद के लिए दौड़ता है और देखता है कि भेड़िया पहले से ही इस पर काम कर रहा है। वे लड़के को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं और एलेक्स को कई सालों में पहली बार कुछ दिखाई देता है सोना। जैक को क्लॉन्डाइक जाना पड़ता है ताकि इसे परीक्षण और प्रमाणित किया जा सके। ल्यूक उसे शहर में देखता है और ब्यूटी को सूचित करता है। गिरोह मध्य रात को उनके घर लौटता है और उनकी कुटिया को आग लगा देता है। व्हाइट फांग तुरंत अपने घर की रक्षा करता है और एक पर हमला करता है, जो अनजाने में अपनी बंदूक चला देता है और ल्यूक को गोली मार देता है। अगला जो इन जबड़ों का शिकार होने वाला है वह खुद ब्यूटी है। सभी इस घटना से बचे रहते हैं, लेकिन 3 अपराधियों को पुलिस पकड़ लेती है। एलेक्स और बेलिंडा के साथ सैन फ्रांसिस्को लौटने का फैसला करता है और जैक अंततः उसे जाने देता है, अब जब उसके पास व्हाइट फांग का साथ है। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है